चलो क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट योर कमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन ऑन द फॉलोइंग। ठीक है, पीपीई हैव बीन रिवैल्यूड एंड द रिजल्टिंग सरप्लस हैव बीन एडजस्टेड अगेंस्ट द ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस। ऐसा होता क्या है? नहीं, पीपी जब भी आप रिवैल्यू करते होंगे तो रिजल्टिंग जो सरप्लस है लॉस राइट ऑफ करने के लिए थोड़ी है, वो रिवैल्यूएशन रिजर्व के लिए लिखे जाना पड़ता है। रिवैल्यूएशन रिजर्व बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आराम से आप लोग दिखा सकते हो। रिवैल्यूएशन रिजर्व जैसे कि बाकी रिजर्व रहते, ये फ्री रिजर्व नहीं है, इसको आप डिविडेंड करके बांट नहीं सकते, ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, cost of the structural alteration, cost of the structural alteration amounting to 60,000 to the self-owned factory premises have been charged to the building repairs। ये गलत है। स्ट्रक्चरल अल्टरेशन अगर आप कर रहे होंगे, इसका मतलब क्या होगा? आप बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बदल रहे, स्ट्रक्चर बदल रहे मतलब कहीं ना कहीं मशीनरी को पूरा सिर्फ इधर से उधर ले जाके नहीं रख रहे, अपन लोग पूरा ऑपरेशंस को बदल रहे हैं। अगर ये पीपी के डेफिनेशन को मीट करता होगा तो आप लोगों ने इसको कॉस्ट ऑफ एसेट के अंदर ऐड करना चाहिए। पीपी के डेफिनेशन को अगर मीट नहीं करता होगा तो आपने इसको पीएनएल के अंदर डालना चाहिए। आपने क्या लिखना चाहिए? इफ इट इज मीटिंग द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का, अगर वो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट कर रहा होगा तो आपने उसको क्या करना चाहिए? कॉस्ट ऑफ पीपी के अंदर ऐड करना चाहिए। अगर नहीं तो पीएनएल में तो वैसे भी डाल देगा। ठीक है अंजलि भक्कड़? यस सर। सिंपल टर्म्स में बताओ कि अगर वो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट कर रहा होगा पीपीई का और वो खर्चा पीपी की डेफिनेशन को मीट करता होगा तो कॉस्ट ऑफ पीपी में डालो, ये तो पीएनएल में तो नहीं डाले भाई। अपन ने काय को उनको कॉन्क्रीट ओपिनियन देना कि स्ट्रक्चरल अल्टरेशन इज अ कॉस्ट एंड इट इज टू बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ पीपी। आपने कभी कॉन्क्रीट ओपिनियन नहीं देना क्योंकि क्वेश्चन खुद ही कॉन्क्रीट नहीं है। अगर वो डेफिनेशन सेटिस्फाई करता होगा तो, और रिकॉग्निशन क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता होगा तो ही आपने उसको पीपी करके बोलना है। Do not give a concrete opinion when the question is silent। हाँ, और बोलो, और कौन सा क्वेश्चन है बोलो सर। सेवेंथ। ठीक। Publishing company undertook repair and overhauling of its machinery at a cost of 250 लाख। by goodness 250 लाख का इन्होंने रिपेयर करा। To maintain them in good condition, capitalize the amount as it is more than the earlier। Very good। बोले पिछले बार हमने 200 लाख ही खर्चा किया था रिपेयर पे, एक बार 250 करा, तो बोले इसको कैपिटलाइज कर डालो। The company performs this overhauling every 3 years। कमेंट देखो, ये उनका बहुत गलत क्राइटेरिया है कि बोले अमाउंट पिछले बार से ज्यादा है इसके लिए वो अपन ने उसको कैपिटलाइज कर देना चाहिए, गलत है। आपने कैपिटलाइज कब करना चाहिए? अगर आपने ये देखो, पहली बात तो ये क्या हो गया? सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर हो गया, सब्सिक्वेंट कॉस्ट हो गया। ठीक है, सब्सिक्वेंट कॉस्ट क्या हो गया? अगर वो पीपी के डेफिनेशन को अगर वो मीट करता होगा तो ही और सिर्फ तो ही आपने उसको कैपिटलाइज करना चाहिए। अमाउंट ज्यादा इसके लिए कैपिटलाइज करना ये गलत है। अगर वो डेफिनेशन सेटिस्फाई करता होगा और इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाले जो होंगे तो ही आपको उसको कैपिटलाइज करना चाहिए। समझ में आ रहा? किसी को कोई डाउट है इसमें? ये अमाउंट ज्यादा है, पिछले बार से ज्यादा है, इसके लिए कोई पीपी नहीं बनाता, इसके लिए पीपी के कॉस्ट में ऐड नहीं होता। पीपी के कॉस्ट में ऐड करने के लिए स्पेसिफिक रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट करना चाहिए, एसेट की डेफिनेशन को मीट करना चाहिए। उससे एसेट के मेरे को एक बात बताओ, पीपी का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है? तेजस, पीपी का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है? बोलो सर। वो जिससे फायदा होता कमर्शियल बराबर। और इक्विटी। दो चीजें है, एक तो उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना चाहिए और दूसरा कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर। इससे क्या 250 लाख करने से आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाले होंगे तो आपने उसको पीपी बोलना चाहिए। नहीं तो ऐसे होगा सिंपल हर 3 साल में रिपेयर कर रहे, तो इसको आप लोगों ने पीएनएल के अंदर लेके जाना चाहिए। समझ में आ रहा क्या? हाँ सर। हर 3 साल में कर रहे हो तो पिछले साल का, अगर पिछले 3 साल पहले जो आपने रिपेयर करा होगा उसका कॉस्ट कुछ अभी अगर अनअमोर्टाइज बाकी होगा उसको पहले डीरेकग्नाइज करना पड़ेगा, इसको रिकग्नाइज करना पड़ेगा अगर पीपी ट्रीट कर रहे होंगे तो। अगर ये पीपी ट्रीट ही नहीं हो रहा होगा, सिंपल खर्चा होगा, तो पीएनएल को डेबिट करो और मोकला करो। समझ में आ रहा? पीपी की डेफिनेशन मीट कर रहा होगा तो आपको पुराना वाला पीपी का जो खर्चा पड़ा होगा रिपेयर का वो निकालना पड़ेगा, नए को वहां पे डालना पड़ेगा। पीएनएल ही है तो 250 करोड़ आप पीएनएल में डेबिट करके खत्म करो। बाय पीएनएल मतलब बाय रिपेयर्स टू बैंक अकाउंट, 250 करोड़ 250 करोड़, सॉरी 250 लाख 250 लाख। ठीक है,
हाँ और बोलो सर ये पीपी में ऐड कर सकते क्या क्या। ये 250 लाख? अगर वो पीपी का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट करता होगा तो पीपी का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है फ्यूचर में होने वाला फायदा एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। ये दोनों चीजों को वो मीट करता होगा तो आपने पीपी में ऐड उसको करना चाहिए। समझ में आ रहा। मीट करता सर होगा तो सर ये तो दोनों क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा ना, 3 साल के लिए मतलब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी दे रहा और कहाँ दिया ऐसा, कहाँ रिलायबली दिया ऐसा, मेजर। कहाँ दिया ऐसा फ्यूचर सर वो इकोनॉमिक। 3 साल के सर सर 3 इयर्स के लिए वो एक्सपेंस हो रहा ना, यूज में आ रहा। 3 साल में, हर 3 साल में अपन लोग खर्चा करते हैं ऐसा बोल रहे है हैं। बोलो हाँ सर, अभी किया तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है ना आगे 3 साल तक। ऐसा आप बोल रहे हैं शेहरी, वहां पे ऐसा कहाँ बोल रहे हो कि 3 साल तक के फायदा होने वाला है, पहले से ज्यादा कुछ मिलने वाला है। समझ में आ रहा है क्या। तो आपने ऐसा कुछ भी वहां पे अपने हिसाब से कमेंट नहीं करने का है। अपन ने क्या लिखना चाहिए वहां पे कि पीपी के अंदर सब्सिक्वेंट खर्चा कब आप लोग कैपिटलाइज करते हैं when it meets the two things. What are these two things? These are the recognition criteria. What are the recognition criteria? That the future economic benefit will be available to the entity and the cost can be reliably measured. If the benefit of this expenditure amounting to rupees 250 lakh would be available to the entity, and if it would be available to the entity, then it is treated as property, plant and equipment. And if it is treated as property, plant and equipment, then you can add 250 lakhs to the cost of PPE. In simple terms, I am telling you only one thing. If this amount of 250 lakhs is meeting the recognition criteria of the PPE, then you can add the cost of 250 lakh to the cost of machinery. If it is not meeting 250 lakh वाला, sorry 250 lakh अगर आपका recognition criteria नहीं मीट कर रहा, आपको उसको PNL के अंदर मीट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा क्या। थोड़ा सा रिकॉग्निशन क्राइटेरिया के ऊपर ध्यान रखो। ये क्या बोल रहे मालूम है क्या, कंपनी क्या बोलती थी, बोले पिछले बार से ज्यादा है ना इसके लिए कैपिटलाइज करा। कंपनी की वो लाइन बहुत गलत है। क्वेश्चन के अंदर एक लाइन आपको गलत नहीं लग रही क्या, कैपिटलाइज द अमाउंट एज इट इज मोर देन द अर्लियर। उनका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है मालूम है कंपनी का पीपी बनाने का, कि बोले कैपिटलाइज क्यों कर दो, बोले पिछले बार से ज्यादा इसके लिए कैपिटलाइज कर दो। आपको लाइन बराबर लग रही क्या। यह क्लास में, ये क्लास में कौन व्यक्ति है जिसको लाइन बराबर लग रही है कि हमारा बोले रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है, बोले पिछली बार 200 था, इस बार 250 का, इसके बोले हमने उसको कैपिटलाइज कर दिया। ये बराबर नहीं है। समझ में आ रहा क्या। शेयर है लाइन वाचली का तू काय दिलेलं आहे त्यांनी। यस सर, वो जज ही नहीं रही। हाँ उसके लिए मैं इतना कार्यक्रम कर रहा हूँ। समझ में आ रहा। सिर्फ वो गुड कंडीशन रहता था ना, कैपिटलाइज रहता था, आगे का नहीं रहता तो मैं इतना नहीं कार्यक्रम करता। समझ में आ रहा है ना। वो लाइन के कारण उनका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है शेयर ही। उनका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया शेयर ही है कि पिछली बार से ज्यादा है, क्योंकि गलत। ठीक है चलो और बोलो, बोलो जल्दी। कितने क्वेश्चन है इसमें। 16। ठीक है चलो, 1 से लेके 5 तक के किसी को कोई प्रॉब्लम, 1 2 3 4 5 कोई प्रॉब्लम हुआ तो फटाफट बोलो। 1 से लेके 5 तक की कोई प्रॉब्लम है किसको। नहीं। 5 से लेके 10 तक के किसी को कोई प्रॉब्लम है। 5 6 7 8 9 10। ठीक है। 11 से लेके 16 तक के किसी को कोई प्रॉब्लम है। 11 12 13 14 15 एंड 16 बोलो। सर 12 कौन सा 12। ओके 12 ठीक है चलो। ओके इन द बुक्स ऑफ द ऑप्टिक फाइबर लिमिटेड प्लांट एंड मशीनरी stood at 6,32,000 on 1/4/2013. However, on scrutiny, it was found that the machinery worth rupees 1,20,000 was included in the purchase on 1/6/2013. It is found that the machinery worth rupees 1,20,000 was included in purchase. ठीक है okay. On 30/6/2013, the company disposed of a machinery having book value rupees 1,89,000. On 1/4/2013 at rupees 75 at 1 मिनट on 30/6/13
The company disposed of a machinery having book value of 1,89,000 on 1/4/2013 1,75,000 in part exchange of new machinery costing 2,56,000. बाप रे, कुछ तो भी गड़बड़ है. The company charges depreciation at 20% on WDV. ठीक है, पहली बात कुछ तो भी यहाँ पे देखो, प्लांट एंड मशीनरी 6,32,000 की है. वेरी गुड. 1/4/2013 को 6,32,000 की मशीनरी. However, scrutiny it was found that the machinery worth rupees 1,20,000 was included in the purchases on 1/6/2013. 1/6/2013 को अपन ने एक मशीनरी को ऐड किया. 6,32,000 के अंदर 1,20,000 ऐड करे. कब? 1/6/2013 को. On 30/6/2013 कंपनी डिस्पोज्ड मशीनरी हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 1,89,000 की एक मशीनरी थी. कब? 1,89,000 की एक मशीनरी थी. कब? 30/6/2013. इसको आपने बाहर भेज दिया. ठीक है, was included in purchases. हो गया वो तो. On 30/6/2013 कंपनी डिस्पोज्ड द मशीनरी हैविंग बुक वैल्यू ऑफ रुपीज 1,89,000 on 1/4/2013. ये बार बार कुछ भी डेट में गड़बड़ है. ये कैसा हो रहा लाइन? किसने सॉल्व किया 12 नंबर का क्वेश्चन? इसके अंदर गड़बड़ है कुछ तो भी. on 30/6/2013 कंपनी डिस्पोज्ड द मशीनरी हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 1,89,000. ठीक है, फिर यहाँ पे 1/4/13 का ऐसे आ रहा बार बार. निकाल डालो इसको. अच्छा, ऐसा हो सकता कि 30/6/2013 को मैंने एक मशीनरी को डिस्पोज किया जिसकी 1/4/2013 को वैल्यू कितनी थी? वैल्यू थी उसकी 1,91,000. समझे क्या आप लोग? 30/6 को मैंने क्या करा? उसको सेल किया. साक्षी सिसोदिया, 30/6 को मैंने उसको सेल किया. 30/6 को मेरा सेल का ट्रांजेक्शन हुआ. उसकी 1/4/2013 को उसकी बुक वैल्यू कितनी थी? 1,91,000. समझ में आ रहा क्या कि मैंने 1,91,000 की एक मशीनरी को बाहर कर दिया. अब 1,91,000 कब की वैल्यू है? साक्षी सिसोदिया, ये वैल्यू कब की है मालूम है क्या? 1/4/13. 1/4/13 को वो मशीनरी कितने की थी? 1,91,000 की. गेटिंग माय पॉइंट? इतना समझा क्या आपको? On 30/6/2013 the company disposed of machinery having a book value of 1,89,000 on 1/4/2013. ठीक है, यहाँ पे डाल दो एक कॉमा. At rupees 1,75,000 in part exchange of new machinery costing rupees 2,56,000. कैसा हो रहा? आगे आगे और कार्यक्रम बहुत इसके अंदर देखो, डेंजरस कार्यक्रम एकदम. यहाँ पे पहली बात, 1/4/13 को एक मशीनरी थी आपके पास में 1,91,000. 1/4/13 को तुमच्याजवळ एक मशीनरी होती, त्याची व्हॅल्यू होती 1,91,000. वो आपने 30/6 को बेच दी. ठीक है, 30/6 को आपने एक मशीनरी को बेच दी. अब वो कितने में बेच डाली बताओ तो? 1/75 में बेची कि 2/56 में बेची? क्वेश्चन पढ़ो और मेरे को बताओ. ये लाइन पढ़ो और बताओ. 175 में. शांति से आराम से बोलो. 256. 1 मिनट पढ़ो और फिर बताओ. 1,91,000 की मशीनरी कॉस्टिंग 1,89,000 on 1/4/2013 was disposed of on the 30/6/2013. इतनी बात समझो तो आगे बढ़ते हैं. हाँ बोलो. देखो डबल से 1/4/13 को एक मशीनरी थी 1,91,000. गेटिंग माय पॉइंट? 30/6/2013 को आपने वो मशीनरी बेच दी. 30/6/2013 को मैंने वो मशीनरी को सेल कर दिया. अब लाइन पढ़ेंगे. On 30/6/2013 the company disposed a machinery having a book value of 1,89,000 on 1/4/13 at rupees 1,75,000.
आई एम सेलिंग दिस मशीनरी एट रुपीज एट, मतलब मैंने बेच दिया उसको 1,75,000 के अंदर। ठीक है, हो गया कार्यक्रम खत्म, यहाँ पे ये लाइन खत्म हुई। इन पार्ट एक्सचेंज ऑफ न्यू मशीनरी कॉस्टिंग 2,56,000, इसके बदले मैंने 2,56,000 की मशीनरी ली। अब मैंने क्या होगा, ये मशीनरी बेच डाली 1,75,000, नई मशीनरी ली मैंने 2,56,000। समझ में आ रहा क्या? तो बचे हुए पैसे मैंने क्या दिए होंगे मालूम है? बचे हुए पैसे मैंने दिए होंगे उसको कैश में। टोटल मैंने न्यू मशीनरी कितने में ली बोले? 2,56,000। 2,56,000 56,000 के अंदर 2,56,000 के अंदर कैसा हो गया? मैंने 1,75,000 की पुरानी मशीनरी दे दी, 1,75,000 की पुरानी मशीनरी दे दी। ठीक है, और बचे हुए 81,000 आ रहा है क्या यहाँ पे? 81,000 मैंने क्या करा है पे उसको दिया होगा कैश। समझा क्या मेरा? टोटल ट्रांजैक्शन कैसे हो रहा? मैंने 2,56,000 की नई मशीनरी खरीदी है। 2,56,000 के अगेंस्ट मैंने 1,75,000 में पुरानी मशीनरी दी, प्लस 81,000 का मैंने कैश दिया। साक्षी समझा क्या? यस सर। 2,56 की नई मशीनरी खरीदी है, उसके अगेंस्ट आपने 1,75 की पुरानी मशीनरी दे दी और 81,000 बचा हुआ कैश दिए हुआ है। बंसी समझा क्या? अनुश्री समझा क्या? अंजलि समझा क्या? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, सुकृता समझा के? सुकृता है ना यहाँ पे? यस सर। डबल से सुनो। 1/4/2013 को एक मशीनरी थी 1,90,000 की, 30/6 को मैंने उसको 1,75,000 में बेच डाली। ठीक है, ये सबके बदले मैंने एक नई मशीनरी ली 2,56 में। 2,56 के अंदर मैंने नई मशीनरी ली, 2,56 के अंदर मैंने उसको 81,000 रुपए कैश दिए और 1,75,000 रुपए मैंने उसको ओल्ड मशीनरी के अंदर वसूल कर लिए। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, अब कैसा रहेगा देखो, अब आपको ब्लॉक ऑफ एसेट बताना पड़ेगा क्योंकि ये सब ब्लॉक के अंदर हो रहा है ना। ओरिजिनल ब्लॉक है आपके पास में 6,32,000 का, 6,32,000 का ओरिजिनल ब्लॉक है। उसके अंदर आपने क्या क्या ऐड करा? देखो 1,20,000। However, in this utility was found that machinery worth rupees 1,20,000 was included in purchase on 1/6/2013। 1/6/13 को 1,20,000 ऐड किया, 30/6 को 2,56 ऐड किया और न्यू मशीनरी के उसके अगेंस्ट 1,90 की एक मशीनरी भी बाहर गांव जा रही है। ये बाहर जा रही है ना, और ये अंदर आ रही है। ये जो बैलेंस रहेगा इसके ऊपर आप लोगों को डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि इसके ऊपर आप लोगों को डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। लॉस ऑन मशीनरी कितना हो रहा है देखो, 1,90,000, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन 9,450 का, बची 179,550 और 1,75,000 का आपको उसका वैल्यू के अंदर आपने उसको बेचा हुआ है और 4,550 का आपको उसका लॉस। सर ये 9,450 कैसे आया? बेटा उन्होंने रेट दिए हुए, रेट कहाँ दिए हुए उन्होंने? देखो सॉरी, रेट भी दिए हुए उन्होंने, टेंशन वाला काम नहीं। सिर्फ इसके अंदर लॉस ऑन मशीनरी निकालना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आसान से। ठीक है, the company charges 20% WDV on plant and machinery. You are required to calculate depreciation, book value of plant and machinery as on 31/3/14, loss on exchange of machinery. समझ में आ रहा है? 20% आप लोगों का ईयरली डेप्रिसिएशन दिए हुआ है। अब कैसा है, जब अपन ने 1,90,000 की जब अपन लोग मशीनरी बेच रहे हैं, कब बेच रहे हैं आप उसको? आप उसको बेच रहे हो 30/6/2013 को। साल चालू होता 1/4 से, ठीक है, 1/4 से उसको आपको लेके आना पड़ेगा 30/6 पे। 3 महीने वापरा, 3 महीने का डेप्रिसिएशन। ठीक है, 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आप लोगों को चार्ज करना पड़ेगा। 1,92,000 मल्टीप्लाइड बाय 20% करो, मल्टीप्लाइड बाय 20% करो, डिवाइडेड बाय 12 करो, मल्टीप्लाइड बाय 3 करो, तो आप लोगों को 3 महीने का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? कैलकुलेटर के अंदर सब लोग करो, देखो नहीं आ रहा हो तो पूछो। 1,92,000 के ऊपर 20% से 3 महीने का डेप्रिसिएशन लेना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? इसको इस तरीके से करना पड़ता है। ओके, उस तरीके से करो, ये करो। अब आप लोग नहीं समझा तो कल और पूछो। ठीक है, मैंने पूरी हिंट आप लोगों को दे दी। ठीक है, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।